नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों सीआरपीसी के पार्ट सेकंड में आपके लिए लेके आए हैं जो एलएलबी के सेकंड ईयर के सेकंड पेपर जो आपको होने वाला है, ठीक है। उसके सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हूँ 51 से 100 तक का कंप्लीट। यहाँ पे बोला है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच करने की जो शक्ति है, जांच करने को निर्देशित की शक्ति किसके पास है दोस्तों? एक मजिस्ट्रेट के पास है। किसके पास है? एक मजिस्ट्रेट के पास। 156 के 3 के केस आपके पास आपने देखे भी होंगे, आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बोला है कि धारा सीआरपीसी की धारा 156(2) जो है देखभाल और इलाज करती है। किसका इलाज करती है? पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के संचालन में कोई अनियमितता होती है, पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के संचालन में कोई अवैधता होती है। इसका आंसर है दोस्तों सी है, दोनों ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सीआरपीसी की धारा 159 के तहत अपराध करने की प्रारंभिक जांच की जा सकती है। प्रारंभिक जांच की जा सकती है, वो इसका आंसर है दोस्तों केवल डी है। ए और बी मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के अधिकार क्षेत्र में ही प्रारंभिक जांच की जा सकती है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो ए और बी इसका आंसर है, डी इसका आंसर। सीआरपीसी की धारा 159 के तहत शक्तियों का प्रयोग मजिस्ट्रेट की कब कर सकता है? मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? जब कोई पुलिस अधिकारी किसी मामले में जांच करने का फैसला नहीं लेता है, कि जब पुलिस मामले की जांच नहीं करने का फैसला लेता है तो मजिस्ट्रेट पावर का यूज कर सकते हैं 159 के तहत। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता की शक्ति की आवश्यकता है। लिखित में नोटिस, किसी भी व्यक्ति को लिखित में नोटिस कर सकती है 160 में, ठीक है, 160 सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जांच अधिकारी को निवारक निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है। एक महिला क्या, एक महिला को धारा 160 के तहत जांच अधिकारी को निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, एक महिला को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 160, धारा 160 के तहत जांच अधिकारी को अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किसी पुरुष की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है, जो जो कितने वर्ष से कम की है? जो 215 वर्ष से कम की है। क्या है? 15 वर्ष से कम का कोई भी पुरुष हो उसकी आवश्यकता नहीं होती है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच से संबंधित अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन द्वारा शुरू की गई पुलिस रिपोर्ट पर एक परीक्षण क्या है? एक परीक्षण, इसका आंसर है दोस्तों 20 का आंसर है, ठीक है। 20 का आंसर है दूषित नहीं है, और इसे तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक जांच में अवैधता को न्याय के गर्भपात के बारे में नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर है, प्रस्ताव क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीआरपीसी की धारा 159 मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार देती है? मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार देती है? वही जो पुलिस अगर कोई कार्य नहीं करती तो उसमें वो पावर का यूज कर सकते, केवल उन्हीं मामलों में एक संज्ञा अपराध की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देने के लिए जिसमें पुलिस मामले की जांच नहीं करती है तो फैसला ले सकती है, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास पावर है 159, ठीक है। 159 के तहत मजिस्ट्रेट के पास कौन सी शक्ति है? वही पुलिस द्वारा सीधी जांच, प्रारंभिक जांच करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करे। इसका आंसर है दोस्तों सी, इसका आंसर है या तो ए या तो बी, ठीक है, या तो ए या तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 160 एक पुलिस अधिकारी को क्या अधिकृत है? एक पुलिस अधिकारी को क्या अधिकृत है? इसका आंसर है एक व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने का। एक व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाती है पुलिस, तो ये धारा 160 में बताया गया सीआरपीसी की, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक पुलिस को गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है, एक पुलिस को गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है जांच अधिकारी, क्या है? एक जांच अधिकारी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक जांच अधिकारी को भी बुलाया जा सकता है। पुलिस वाले को जब बुलाया जाता है, पुलिस वाले की गवाही होती है, तो एक जांच अधिकारी को धारा 160 के तहत बुलाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो एक जांच अधिकारी के सीआरपीसी की धारा 160 के तहत आदेश प्राप्त करने पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है धारा 174 आईपीसी के तहत, ठीक है। अगर कोई भी पुलिस वाला, ठीक है, वो 160 के तहत आदेश प्राप्त करने पर उपस्थित होने में विफल रहता है,
ठीक है, उसको बुलाया जाता है किसी पुलिस वाले को, तो उस पर 174 आईपीसी की धारा के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल बिछाना किसका भाग है? जाल बिछाना जांच का भाग है। किसका? जांच का भाग है, ये इसका आंसर है। 161 सीआरपीसी की धारा 161 पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के मामले में, सूचना के मामले में ही तो क्या होता है, जांच शुरू होने के बाद, जांच शुरू होने के बाद 161 में पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के मामले में होती है। ठीक है, देखो 161 164 में क्या फर्क है, मैं आपको फिर बता दूं। 161 पुलिस वाले बयान लिखते हैं, बयान लेते हैं। 164 मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं। ठीक है, अब कोई जैसे भूल जाते हैं तो इस तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे पुलिस है, पुलिस की पावर कम होती है, कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो कोर्ट देखो यहाँ पे 164 क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मतलब कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो पुलिस वाले कम का 161। ठीक है, नंबर देखो बड़ा नंबर कौन सा, 164। ठीक है, तो कोर्ट 164। तो कन्फ्यूज जाते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे कि 161 कोर्ट की है या है, तो ध्यान रखना 161 पुलिस लेती है। ठीक है, बयान, और 164 मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुलिस अधिकारी नहीं है? कौन पुलिस अधिकारी नहीं है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी नहीं है। मतलब फेरा के तहत मामले की जांच कर रहे परिवर्तन अधिकारी, एक अधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत शक्तियों के साथ निवेश किया, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, ये सब पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण गवाह का बयान दर्ज करने में जांच अधिकारी की ओर से एक अनुचित और अस्पष्ट लंबी देरी से गवाह का सबूत प्रस्तुत करेगा। बोला है कि इसमें दोबारा से, एक महत्वपूर्ण गवाह का बयान दर्ज करने में जांच अधिकारी की ओर से एक अनुचित और अस्पष्ट लंबी देरी से गवाह का सबूत प्रस्तुत करेगा। अगर कोई जांच अधिकारी किसी गवाह का किसी गवाह की गवाही सबूत गवाह की गवाही लंबा, बहुत टाइम ज़्यादा लगा देता है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि मैंने टाइम क्यों ज़्यादा लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब अविश्वसनीय है। अगर वो ऐसा करता है कि ज़्यादा टाइम लगा तो वो अविश्वसनीय है। क्या है? विश्व ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान एक क्रॉस केस की जांच के दौरान पीसी है। इसका आंसर है सी, इसका आंसर मुख्य मामले में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, 161 के जो स्टेटमेंट जो दी जाती है क्रॉस केस में, तो मुख्य मामले में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, सी इसका आंसर है। 161 के तहत एक गवाह से पूछे गए सवालों के जवाब देने से इनकार करना एक अपराध है। डी इसका आंसर है, न तो ए, न तो बी, और न ही सी। ये आईपीसी दे रखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्रक्रिया, जब निगम या पंजीकृत सोसाइटी एक आरोपी है में दिया गया, एक आरोपी में दिया गया, तो कौन से उसमें दिया गया? 305 सीआरपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 320 एक के तहत सीआरपीसी के किस व्यक्ति को 10 दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से सीमित रखने के लिए, ठीक है, सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होती है? कौन सी धारा लागू होती है? इसके आंसर है डी, 344। निम्नलिखित में से कौन सा धारा 81 सीआरपीसी का झूठा है? ठीक है, कौन सा झूठा है? इसमें बोले उपखंड में होगा शब्द निर्देशिक है और अनिवार्य नहीं है। सी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित जहां न्यायालय को लगता है कि धारा 345 सीआरपीसी के तहत मामले से निपटा नहीं जाना चाहिए, किसमें बताया गया है? इसका आंसर है धारा 346 सीआरपीसी। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की कौन सी धारा यह बताती है कि भारत के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए जारी वारंट को भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है? किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। इसका आंसर है धारा 77 सीआरपीसी। धारा 320 एक के तहत सीआरपीसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी की कौन सी धारा लागू होती है? आईपीसी की कौन सी धारा लागू होती है? इसका आंसर धारा 242 246 342 346 325। ठीक है,
अब देखो जो 320 है उसमें सीआरपी से आपको पता ही, कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया, कौन कौन से कंपाउंडेबल जो समझौते हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, वो सब बता रखे हैं, ठीक है। और इसी में ही सीआरपीसी में क्या आईपीसी के बारे में बता रखे 320 के अंदर ये कौन कौन से वो है, ठीक है। इसमें बोला है कि 342, 346, 325, ठीक है। धारा 82 की उपधारा 2(1) के 3 खंडों में से सीआरपीसी क्या है? इसका आंसर है दोस्तों डी। इसका आंसर क्लोज ए, बी और सी कंज कंजक्टिव है, न कि डिसकंजक्टिव। नेक्स्ट होना क्षमा याचना प्रस्तुत करने पर अपराधी को छुटकारे के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कौन सी धारा के अंदर? धारा 348 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 125 यह तब तक लागू रहता है जब तक तलाक न हो, जब तक तलाक न हो, मेंटेनेंस का। 1986 के अधिनियम के आवेदन को आमंत्रित करने के लिए तलाक के तथ्य को कड़ाई से साबित करना होगा, इसमें आयोजित किया गया था, कौन से केस में बताया गया? इसमें बोला है कि केस नंबर ए, केस नंबर ए में बताया गया दोस्तों। केस नंबर ए मोहम्मद जाकिर हुसैन बना बिहार, ठीक है, इसके केस में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मान्यता, इसको छोड़ो। धारा 320(1) के तहत संपत्ति के बेईमानी से हेराफेरी के लिए कौन सी आईपीसी के बारे में बताया गया? बताओ कि संपत्ति से हेराफेरी धारा 320 में बताया गया, सीआरपीसी के में एक में ये आईपीसी के बारे में आ गया। इसका आंसर है डी 403, 403 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? धारा 82, धारा 82, ठीक है। अब धारा 82 तो पता ही होगा आपको, जिसमें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। सीआरपीसी कौन से बताया गया है? 20 का आंसर है, 20 का आंसर है। धारा के तहत कम से कम अवधि का उल्लेख उद्घोषणा को प्रभावित करना, क्या करना? उद्घोषणा को प्रभावित कर देना है। 465 सीआरपीसी के तहत इलाज योग्य नहीं है। हिंदी बड़ी डिफिकल्ट है। तो निम्नलिखित में से कौन संबंध का पालन करने में गवाह द्वारा गैर उपस्थिति के लिए दंड के लिए सारांश प्रक्रिया से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन का मामला संबंध का पालन, दोबारा पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संबंध का पालन करने में गवाह द्वारा गैर उपस्थिति के दंड के लिए सारांश प्रक्रिया से संबंधित है, कौन सी धारा में बताया गया है? इसका आंसर है डी, धारा 350 में, धारा 350 में। निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 107 और 145 के बीच कोई संघर्ष नहीं है, ठीक है, संघर्ष नहीं है, तो कौन से केस में बताया गया है? इसका केस है, आंसर ए है, बालाजीत सिंह बनाम भोजू घोष 1907 का। निम्नलिखित में से कौन सी धारा 344, 345, 349, 350 के तहत सीआरपीसी दोष सिद्धि की अपील से संबंधित है? दोष सिद्धि की अपील से संबंधित अपील जो की जाएगी धारा 351 में, ठीक है। 44, 45, 49, 50 की अपील कहा जाएगी 51 में, कहा 351 में। इसको भी छोड़ो, ये करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति के अधिकार का प्रावधान करता है जिसके खिलाफ बचाव के लिए कार्रवाई की जाती है? निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति के अधिकार का प्रावधान करता है जिसके खिलाफ बचाव के लिए कार्रवाई की जाती है? इसमें बताया धारा 303 में, धारा 303 में सीआरपीसी। सजा की पुष्टि करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है। सजा की पुष्टि करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रावधान किया गया है। इसका आंसर है धारा बी, इसका आंसर है 368 सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 91, धारा 41, धारा 41 का क्या कहना है? गिरफ्तारी का ज्ञापन इस प्रकार का होगा। धारा 41 को आप, ठीक है, पुलिस वाले जो यूज करते हैं, तो इसका आंसर है डी, दोनों ए बी। कम से कम एक गवाह द्वारा प्रमाणित जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस इलाके का एक सम्मानित सदस्य है जहां गिरफ्तार की गई है, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित, ठीक है। धारा 41 में बताया गया। धारा 320(1) के तहत सीआरपीसी का जानबूझकर बेचने या उजागर करने या बिक्री के लिए विनिर्माण उद्देश्य के नकली संपत्ति चिन्ह के साथ चिन्ह माना, कौन सी आईपीसी बताया गया?
कौन सी आईपीसी में बताया गया? इसका आंसर है 486। ठीक है, आईपीसी। गारंटियो गारंटियो का धारा 95 सीआरपीसी द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है? किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है? डी इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतभेद के मामले में निम्नलिखित में